हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। बट उसके पहले हम उसके थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या कह रहा है इस एक्सरसाइज में, हम किस चीज की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखिए ये आपकी एनसीईआरटी गणिता मंजरी, उसी का एक्सरसाइज 2.3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप हेडिंग देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। लीनियर पैटर्न्स का मतलब है कि किस तरीके से आप पैटर्न जनरेट कर सकते हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है। एक स्क्वायर में अगर मैं नंबर ऑफ मैचस्टिक काउंट करूं, फॉर एग्जांपल मैंने मैचस्टिक्स को जोड़ जोड़ के स्क्वायर बनाया, एक मैचस्टिक, दूसरी मैचस्टिक, तीसरी मैचस्टिक और चौथी मैचस्टिक, चार मैचस्टिक को आपस में जोड़ा तो मेरा एक स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं इसी तरीके से दो मैचस्टिक को आपस में जोड़ दूं तो मुझे कितने मैच, दो स्क्वायर को आपस में जोड़ू तो मुझे कितने मैचस्टिक की जरूरत पड़ेगी? तो आप देख सकते हैं मुझे सेवन मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली अगर मैं तीन स्क्वायर को आपस में जोड़ रही हूँ तो मुझे टेन मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ रही है। तो इस तरीके से एक पैटर्न जनरेट हो रहा है, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। इस तरीके से करके एक पैटर्न जनरेट हो रहा है। तो जब तक मैं काउंट कर पा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने आपसे बोला कि मेरे 50 मैचस्टिक्स, 50 स्क्वायर्स मुझे बनाने हैं। तो 50 स्क्वायर्स को बनाने के लिए मुझे कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी? तो उसके लिए आपको पैटर्न को डिडक्ट करना पड़ेगा कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो अब यहाँ पे मैं एक जनरल एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से आप पैटर्न बता सकते हो कि हाँ ये पैटर्न बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो अभी हम पहले पैटर्न बनाना समझते हैं, उसके बाद से हम आगे अपने एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अभी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज डिस्कस करूंगी, बट उसके पहले मैं आपको एक लीनियर पैटर्न कैसे बनता है उसकी बात करने जा रही हूँ। तो अगर मैं लीनियर पैटर्न की बात करूं, देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2, 4, 6, 8 इस तरीके से एक पैटर्न जनरेट हो रहा है कि पहला नंबर 2 है, फिर दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, चौथा 8 है। तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका ट्वेल्थ, इस पैटर्न का ट्वेल्थ टर्म क्या होगा, मैंने आपसे पूछा इस पैटर्न का ट्वेल्थ टर्म क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इस पैटर्न का जनरल टर्म लिखोगे। आप जनरल टर्म कैसे लिखते हैं वो समझना है। ठीक है, आपको दिख रहा है क्या ये सारे टू के मल्टीपल्स हैं? 2 इंटू 1, 2 इंटू 2। देखिए ये फर्स्ट टर्म है तो ये 2 इंटू 1 है, ये सेकेंड टर्म है तो ये 2 इंटू 2 है, ये थर्ड टर्म है तो ये 2 इंटू 3 है। आप देखिएगा मैंने क्या बोला, फर्स्ट टर्म 2 इंटू 1, सेकेंड टर्म 2 इंटू 2, थर्ड टर्म 2 इंटू 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं ट्वेल्थ टर्म तो आप बोलोगे 2 इंटू 12। करेक्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं nth टर्म, nth टर्म मतलब जनरल टर्म, जिसमें मैं n की जगह कुछ भी पुट करूं मुझे वो वाला टर्म मिल जाए, तो आप बोलोगे 2 इंटू n। तो 2n जो है वो मेरा इस पैटर्न का जनरल टर्म है। इसी को हम लीनियर पैटर्न बोलते हैं क्योंकि आपने एक पैटर्न से एक जनरल टर्म डिडक्ट। ठीक है। अगर मैं आपसे इसी में पूछती 56th टर्म तो आप बोलते 2 इंटू 56, क्योंकि मैम आप बार बार बोल रहे हो फर्स्ट टर्म 2 इंटू 1, सेकेंड टर्म 2 इंटू 2, थर्ड टर्म 2 इंटू 3, मतलब जो टर्म है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ट्वेल्थ टर्म पूछ रही हूँ तो 2 इंटू 12, 56th टर्म पूछ रही हूँ तो 2 इंटू 56। तो अगर मैं आपसे जनरल टर्म पूछूं, मतलब एक एन को वेरिएबल लेके पुट पुट करें कि एन की जगह मैं कुछ भी पुट करूं मुझे आंसर मिल जाए, जनरल टर्म पूछूं तो इट इज 2 इंटू n। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर पैटर्न। ये होता है हमारा कैसे हम पैटर्न निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे, दो एग्जाम्पल है और उसके बाद से एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन है, तो हम वो सारे देखेंगे इस वीडियो में। ध्यान से समझिएगा और कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर अपने डाउट्स को मेंशन करिएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, बेला हैज ₹100 फॉर पॉकेट मनी। तो बेला के पास ₹100 है उसके पॉकेट में। शी स्पेंड्स ₹5 एवरी डे, हर दिन वो 5-5 रुपए खर्च कर रही है। मतलब बेला के पास इनिशियली ₹100 थे, अब बेला ने हर दिन ₹5 खर्च करना है। तो अगर बेला हर दिन ₹5 खर्च कर रही है, मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे और थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दिस इज नंबर ऑफ डे एंड दिस इज रुपीज दैट अमाउंट दैट बेला हैज, तो मैं इसको अमाउंट लिख दूँ। ठीक है, अगर मैं अभी जीरो डे की बात करूं, मतलब इनिशियल जीरो डे यानी इनिशियल, तो इनिशियली बेला के पास कितनी रुपीज है? ₹100 है।
ठीक है, इनिशियली बेला के पास 100 रुपीज है, बेला ने अभी कुछ भी खर्चा नहीं किया है। अब जैसे जैसे एक एक दिन बीतेगा, बेला कुछ कुछ खर्च कर रही है, हर दिन वो 5 रुपए खर्च कर रही है ना, तो जैसे ही नंबर ऑफ डे मेरा फर्स्ट हुआ, पहला दिन, तो बेला ने 5 रुपीज खर्च किए। 100 रुपीज उसके पास था, उसमें से उसने 5 रुपीज खर्च कर दिए, अब उसके पास कितने बच गए? 95। ठीक है। दूसरा दिन सेकेंड डे, बेला के पास इनिशियली 100 था। अब 2 दिन है तो बेला ने हर दिन 5-5 रुपए खर्च किए हैं, तो उसने 2 दिन में कितने रुपए खर्च किए हैं? 10 रुपए। पहले दिन 5 रुपए, दूसरे दिन 5 रुपए, यानी टोटल 10 रुपए खर्च किए हैं। यानी बेला ने 2 दिन में 10 रुपए खर्च किए हैं, यानी अब उसके पास 90 रुपीज बचे। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं 3 दिन में बेला ने कितने खर्च किए और अब कितने बचे हैं, तो बेला के पास 100 था, और 3 दिन में बेला ने 5 5 5, यानी 5 3 15, 15 रुपीज खर्च किए हैं, और उसके पास कितने बचे हैं? 85। एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे 4th डे की बात करूं, तो बेला के पास 100 रुपीज थे इनिशियली। अब बेला ने 4 डेज में 5 5 रुपीज खर्च किए, 5 5 5 5। ठीक है, ये खर्च किए। तो आफ्टर 4 डे उसके पास कितने पैसे बच रहे हैं ये बताना है। तो 5 × 4 यानी 20 रुपीज खर्च किए उसने, तो हमारे पास 80 रुपीज बचे। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, तो बेला के पास इनिशियली 100 रुपीज थे, हर दिन वो 5 रुपीज खर्च कर रही है। अगर मैं नंबर ऑफ डेज को एन मान लूं, अगर मैंने नंबर ऑफ डेज को यहाँ पे एन मान लिया, ठीक है, अगेन मैं जनरल टर्म की तरफ जा रही हूँ, अगर मैंने नंबर ऑफ डेज को एन मान लिया, तो बेला हर दिन कितने रुपए खर्च कर रही है? 5n, क्योंकि वो हर दिन 5 5 रुपीज खर्च कर रही है। तो वो हर दिन 5 खर्च कर रही है, यानी उसने एन दिनों में कितने रुपए खर्च किए? 5 × n। आप देखो, जो पहला दिन था, पहले दिन में उसने 5 रुपीज खर्च किए, दूसरे दिन में 5 2 जा 10 रुपीज खर्च किया, तीसरे दिन में 5 3 जा 15 रुपीज खर्च किया, चौथे 4 दिन में 5 4 जा 20 रुपीज खर्च किया। तो सिमिलरली अगर एन नंबर ऑफ डेज की बात करें, एन नंबर ऑफ डेज में बेला ने 5n रुपीज स्पेंड किया है। ठीक है, 5n रुपीज स्पेंड किया है, तो उसके पास बचे कितने हैं? 100 - 5n रुपीज, ये लेफ्ट है उसके पास, क्योंकि उसके पास 100 थे। हर दिन वो 5 5 खर्च कर रही है, तो एन डेज में उसने 5n रुपीज खर्च किया। तो अगर उसके पास अब पूछा जाए कि कितने बचे हैं, तो इट इज 100 - 5n रुपीज। तो अगर मैं यहाँ पे जनरल टर्म की बात करूं, कि अमाउंट लेफ्ट with Bella after n days, तो इट विल बी व्हाट? 100 - 5n रुपीज। ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विथ रुपीज 40? कितने दिनों बाद बेला के पास 40 रुपीज बचेगा? आफ्टर हाउ मेनी डेज, यानी ये हमारा क्वेश्चन है, कितने दिनों बाद बेला के पास 40 रुपीज बचा है, यानी आपको इसकी वैल्यू 40 गिवन है। करेक्ट। तो आप इसको सॉल्व कर दो, 40 = 100 - 5n। ठीक है, बेला के पास 40 रुपीज बचा है, और टोटल 100 - 5n बचना चाहिए एज पर हमारा लीनियर पैटर्न। और क्वेश्चन कह रहा है कि कितने दिनों बाद बेला के पास 40 रुपीज बचेगा, यानी जो मेरा जनरल पैटर्न से अमाउंट लेफ्ट आया है 100 - 5n, उसको मैंने 40 के बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगी? 5n को एक साइड ले जाऊंगी और 40 को 100 के पास ले आऊंगी, और जब लाऊंगी सॉल्व करूंगी तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 60 ÷ 5, सो इट इज 12। That means after 12 days, Bella will be left with रुपीज 40। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट एट रुपीज 25। आपने एक ऑटो बुक किया, 25 रुपीज उसका फेयर स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड रिमेन्स द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर। आप 1 किलोमीटर चाहिए या 2 किलोमीटर चाहिए, दोनों किलोमीटर का उसका 25 रुपीज ही है, उससे ज्यादा वो चार्ज नहीं करेगा। बट देन इट इंक्रीजेस बाय रुपीज 50 पर किलोमीटर। उसके बाद से वो 15 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से वो फेयर आपसे लेगा। मतलब अगर मैं फिर से टेबल ड्रॉ करूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ किलोमीटर्स, ठीक है, एंड यहाँ पे फेयर इन रुपीज।
अगर मैं 1 किलोमीटर की बात करूं, मैंने ऑटो से 1 किलोमीटर ट्रैवल किया या फिर 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, दोनों किलोमीटर के लिए मेरा 25 रुपीज फिक्स है। ठीक है, 2 किलोमीटर का 25 रुपीज फिक्स है। उसके बाद पर किलोमीटर मेरा प्राइस 15 रुपीज से इंक्रीज कर रहा है। यानी जहां मैंने उस ऑटो से 3 किलोमीटर ट्रैवल किया, ऑटो वाले भैया ने मुझसे बोला कि मैम 2 किलोमीटर का तो 25 रुपीज हो गया, बट जो 1 किलोमीटर आप और चले हो एक्स्ट्रा, 3 में से 2 माइनस कर दो, 1 बचा। वो जो 1 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चल रहे हो, उसका आपको मुझे 15 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है। मैंने बोला कि भैया अगर मैं 5 किलोमीटर टोटल चलूं तो मुझे कितना देना पड़ेगा? तो ऑटो वाले भैया ने बोला कि मैम 5 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर का तो आपको 25 देना पड़ेगा, फिक्स है वो। ठीक है। बट उसके बाद जो आप 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहे हो, 5 किलोमीटर चला ना मैंने, तो 2 का तो 25 फिक्स है, बट उसके बाद जो आप 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहे हो, उन 3 किलोमीटर का आपको 15 रुपीज पर किलोमीटर देना पड़ेगा। यानी 15 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा ठीक है भैया, मतलब अगर मैं 12 किलोमीटर चल रही हूँ तो मुझे कितना देना पड़ेगा? तो भैया ने कहा मैडम अगेन 2 किलोमीटर का तो 25 रुपए देने पड़ेंगे। मैंने बोला ठीक है। अब आप बताइए आपने 2 किलोमीटर से कितना ज्यादा चला? मैंने कहा 10 किलोमीटर, क्योंकि 12 किलोमीटर मैंने टोटल चला है। पहले 2 किलोमीटर का तो 25 रुपए फिक्स हो गए, बाकी के जो 10 किलोमीटर बचे, उस 10 किलोमीटर का मुझे पर किलोमीटर कितना पेमेंट करना है? 15 रुपीज। तो आप क्या कर दो, 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। हमने कहा भाई स्मार्ट है ऑटो वाले भैया। अब ऑटो वाले भैया ने कहा कि मैडम अगर आप मुझसे 10 किलोमीटर चल रहे हैं, मैंने कहा मैडम सर भैया पहले रुको, पहले मैं जनरल पैटर्न निकालूंगी कि अगर मैं आपके साथ आपके ऑटो में n किलोमीटर ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऑटो वाले भैया ने कहा मैडम n किलोमीटर का ट्रैवल कर रहे हो आप, 2 किलोमीटर का तो 25 रुपए। ठीक है। अब मैडम आपने 2 किलोमीटर से कितना ज्यादा चला है? मैंने बोला टोटल एन चला है मैंने, तो टोटल एन में से आप 2 माइनस कर दो, यानी उतना ज्यादा चला है। तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही, मतलब n-2 किलोमीटर आपने एक्स्ट्रा चला। तो उस n-2 किलोमीटर का आप कितना किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट करोगे? 15 रुपए पर किलोमीटर। यानी आपका जो टोटल कॉस्ट बनेगा वो बनेगा 25 रुपीज फॉर 2 किलोमीटर प्लस n-2, क्योंकि क्योंकि टोटल n किलोमीटर चला आपने, उसमें से 2 किलोमीटर आप माइनस कर दो, अब बचा कितना? n-2। बाकी जो n-2 बचा उसको आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पर किलोमीटर चार्ज मेरा 15 रुपीज है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। ये जो 15 है वो n-2 है, तो n और 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि n-2 ब्रैकेट में है, 15 बाहर है, 15 दोनों के पास जाएगा। तो मैंने 15n-30 लिख दिया, क्योंकि 15 इंटू n इज 15n और 15 इंटू 2 इज 30। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आया 15n-5। ये मेरा जनरल टर्म आया। ठीक है। इसका मतलब द ट्रैवल फेयर फॉर n किलोमीटर विल बी 15n-5 रुपीज। ठीक है। अब ऑटो वाले भैया ने मुझसे पूछा कि मैडम आप 10 किलोमीटर की वैल्यू बता दो, मुझे कितना बनता है? मैं कहा ठीक है भैया बता देती हूँ। मतलब मैं फॉर 10 किलोमीटर्स मैं क्या करूं, एन की जगह पे क्या पुट कर दूं? 10 पुट कर दूं। अमाउंट इज 15 इंटू 10 - 5, दैट इज 145 रुपीज। ऑटो वाले भैया ने बोला मैडम दे दो, मैं जा रहा हूँ, बाय। तो उन्होंने 145 रुपीज लिया और वो चले गए। तो आपको समझ में आया किस तरीके से आप रियल लाइफ में इस लीनियर पैटर्न को एक्सप्लोर कर सकते हो, कैसे इसके एप्लीकेशंस ला सकते हो, और किस तरीके से हम बहुत इंजॉय करके भी मैथ समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ दो एग्जाम्पल्स थे जो आपकी बुक में दे रखे थे। अब इसके बाद से हमारी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट होती है। तो एक्सरसाइज 2.3 के पांचों क्वेश्चन हम एक एक करके समझते हैं। आपको कहीं भी लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज लेट मी नो। आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि मैम इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर समझा दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, या आप एक बार कोशिश कर सकते हैं कि उसी वीडियो को दोबारा प्ले करके उस पार्ट को दोबारा समझिए। फिर भी नहीं आता है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है। चलिए समझते हैं हमारे एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A student has ₹500 in her saving bank account। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा था ना, बेला के अकाउंट में 100, बेला के पास 100 रुपए थे और वो हर दिन 5 रुपए खर्च कर रही थी। बट ये जो स्टूडेंट है ना, ये खर्च नहीं करती, ये बहुत समझदार है। तो यहाँ पे क्या हुआ,
स्टूडेंट के पास इनिशियली कितना रुपीज था, 500 रुपीज था। तो इनिशियल अमाउंट स्टूडेंट हैज इज रुपीज 500। ठीक है। अब आगे क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन में, शी गेट्स रुपीज 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। ठीक है, हर महीने उस स्टूडेंट को 150 रुपीज पॉकेट मनी मिलता है। ठीक है, यानी अगेन आई ड्रॉ टेबल। ठीक है, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डेज एंड अमाउंट। ठीक है, इनिशियली स्टूडेंट के पास कितना रुपीस था, 500, तो मैंने नंबर ऑफ डे जीरो कर दिया। जब मैं इनिशियल की बात करूंगी तो मैं नंबर ऑफ डे जीरो की बात करूंगी। तो इनिशियली स्टूडेंट के पास 500 रुपीज था। अब उस स्टूडेंट को कितना मिला, एवरी डे हाउ मच अमाउंट डज शी गेट 150 रुपीज एज हर पॉकेट मनी। 150 रुपीज उसको हर मंथ मिल रहा है। सॉरी, नंबर ऑफ डे नहीं है ये नंबर ऑफ मंथ है। ठीक है, ये नंबर ऑफ मंथ है। हर मंथ उसको 150 रुपीज मिल रहा है। यानी इनिशियली उसके पास 500 था, और फिर फर्स्ट मंथ उसको 150 रुपीज मिला, तो अब उसके पास हो गया 650 रुपीज। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड मंथ उसको, 2 मंथ बीत गए, इनिशियली 500 था उस स्टूडेंट के पास, अब 150 पहले महीने मिला, 150 दूसरे महीने मिला, यानी 150 उसको 2 बार मिल गया। ठीक है, तो अब उसके पास टोटल कितने रुपीज हो गए, 800 रुपीज। सिमिलरली अगर मैं 3 मंथ्स की बात करूं, 500 इनिशियली था, फिर 150 रुपीज उसको 3 बार मिले, हर मंथ 150 है, 150 150 150, यानी 3 बार मिला, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। तो यानी उसको 3 मंथ्स में जो उसके अमाउंट बचा है उसके अकाउंट में, दैट इज 950 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। तो आप देखो, सेकेंड मंथ का मैंने निकाल दिया 800, थर्ड मंथ का मैंने निकाल दिया 950। आप हर मंथ 150 150 और ऐड करके आगे के भी 2-3 टर्म्स बता सकते हैं। ठीक है, फिर उसने बोला फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन फॉर द nth मंथ। तो अब यहाँ पे मुझे बात करनी है nth मंथ की। ठीक है, nth मंथ। तो अगर आप ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, तो स्टूडेंट के पास 500 रुपीज था इनिशियली, एंड हर मंथ उसको 150 रुपीज मिला है, यानी 150 मल्टीप्लाई बाय एन। तो व्हाट विल बी द लीनियर एक्सप्रेशन, दिस इज द लीनियर एक्सप्रेशन। तो व्हाट विल बी द लीनियर एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट इज 500 प्लस 150 एन। ठीक है, तो ये उसके अमाउंट का लीनियर एक्सप्रेशन है, जिसमें 500 रुपीज उसका इनिशियल वैल्यू है, और 150 उसके पास हर मंथ क्रेडिट हो रहा है, तो 150 मल्टीप्लाइड बाय एन। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, ऐसा लग रहा था ओहो डिफिकल्ट होगा, बट देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। बस आपका पहला एग्जाम्पल जैसा ही है, पहले एग्जाम्पल में बेला 5 रुपए खर्च कर रही है, इसमें उसको हर मंथ 150 रुपीज मिल रहा है। ठीक है, ओके, चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज अ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर। एक रैली स्टार्ट हुई जिसमें इनिशियली 120 मेंबर्स थे। अगेन इनिशियल नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल टू 120। इनिशियल नंबर ऑफ मेंबर्स थे 120। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में उसने बोला कि रैली स्टार्ट हुई तब तो 120 मेंबर थे, बट हर घंटे 9 मेंबर्स जो है वो ग्रुप को छोड़ते जा रहे थे, वो थक जा रहे थे। भाई हर किसी का पोटेंशियल नहीं होता ना रैली में कंटिन्यू घूमने का। तो टोटल इनिशियली 120 मेंबर्स थे, हर महीने 9 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट होते जा रहे थे, 9 मेंबर्स, फिर अगले घंटे फिर 9 मेंबर्स ने छोड़ दिया, फिर अगले घंटे फिर 9 मेंबर्स ने छोड़ दिया। ऐसे कर करके नंबर ऑफ मेंबर्स इन द रैली डिक्रीज हो रहे थे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला हमारा जो बॉक्स बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ आवर, क्योंकि हर घंटे की बात हो रही है, नंबर ऑफ आवर, और जो नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स कम होते जा रहे थे। देखो, अब इनिशियली जब रैली स्टार्ट हुई तो यानी 0 आवर पे इनिशियली 120 मेंबर्स थे। ठीक है, बट जैसे जैसे घंटे बीते,
वैसे वैसे नंबर ऑफ मेंबर्स कम होते गए। ठीक है, तो जब 1 आवर बीता तो रैली में 120 लोग थे, बट ईच आवर 9 लोगों ने छोड़ दिया, यानी 9 मेंबर्स इसके कम हो गए। अब रैली में बच गए 11 मेंबर्स। ठीक है, 1 1 1 मेंबर्स। आफ्टर 2 आवर 9 मेंबर्स पहले घंटे में छोड़े और फिर 9 मेंबर्स दूसरे घंटे में भी छोड़ दिए, यानी 120 इनिशियली थे, 2 घंटे में 2 बार 9 के लॉट ने छोड़ दिया, यानी अब 18 मेंबर्स कम हो गए, यानी 102 मेंबर्स बचे। ठीक है, अब अगर 3 घंटे की बात करें तो 120 इनिशियली थे, फिर 9 9 करके 3 बार लोगों ने ग्रुप को लीव किया है, तो अब कितने मेंबर्स बचे हैं? 97। 97 आएगा? नहीं, 93। ठीक है, 93 मेंबर्स बचे। तो इस तरीके से हमारे नंबर ऑफ पीपल्स कम होते जा रहे हैं एवरी आवर। अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर, तो हमने निकाल दिया आफ्टर 1 to 3 आवर्स। उसके बाद पूछा है फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। यानी अब जो हमें बात करनी है वो हमें बात करनी है nth आवर की, जो कि लीनियर एक्सप्रेशन पूछ रहा है। तो इन्हीं, अब देखो जो हमने 1 to 3 में किया वही हमें एन के लिए करना है। बस 1 to 3 में हमने पता था कि 9 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से करना है, 3 से करना है, एन में हमें एन से करना है। ठीक है, तो इनिशियली द नंबर ऑफ मेंबर्स वेर 120। nth आवर में हर आवर में 9 9 मेंबर्स छोड़ रहे हैं, यानी 9 × बाय n आवर्स ने ग्रुप को लीव कर दिया। तो हमारा ये जनरल एक्सप्रेशन बन गया 120 माइनस 9n। तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मेंबर्स, linear expression for number of members in nth hour, number of members left after nth hour, at the end of nth hour is 120 minus 9n। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा टेबल बनाना है, क्वेश्चन को समझना है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, कितने से सब्ट्रैक्ट करना है। बस, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाओ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इस रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है 13 सेंटीमीटर, फिक्स है। ठीक है, बट फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। अब आप देखो ब्रेथ आपका वेरी कर रहा है, एक बार 12 है, एक बार 10 है, एक बार 8 है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, अगर आपने एक टेबल बना दिया तो पहला लाइन तो मैं लेंथ का डालूंगी क्योंकि लेंथ तो मेरा फिक्स है, दूसरा मैं ब्रेथ का डालूंगी क्योंकि ब्रेथ मेरा वेरी कर रहा है, और तीसरा मेरा एरिया ही रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं लेंथ लेंथ ब्रेथ और एरिया निकालना चाहूं तो मैं इस तरीके से बनाऊंगी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला जो यहाँ पे आएगा वो आएगा लेंथ, ब्रेथ एंड एरिया। ठीक है, अब आप मेरी बात समझिए। अब यहाँ पे बात हो रही है रेक्टेंगल की। ठीक है, तो रेक्टेंगल का अगर मैं यहाँ पे ब्रेथ को बी ही मान लूं, क्योंकि बी वेरी कर रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एरिया की बात करूं तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो मेरा जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ फिक्स है 13 सेंटीमीटर, फिक्स है लेंथ। ठीक है, वेरी क्या कर रहा है? ब्रेथ वेरी कर रहा है। पहले केस में ब्रेथ हमारा 12 सेंटीमीटर है, दूसरे केस में 10 सेंटीमीटर है, और तीसरे केस में 8 सेंटीमीटर है। अब तीनों केस में आपसे एरिया पूछा है, तो एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप पहले में 13 × 12 करोगे, तो जब आप 13 × 12 करोगे तो आपका आंसर 156 आएगा। और यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। सिमिलरली सेकेंड सिनारियो में 13 × 10 यानी 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड सिनारियो 13 × 8 यानी 104 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। तो इस तरीके से आपने तीनों सिनारियो का एरिया कैलकुलेट कर दिया। ब्रेथ 12 है तो ब्रेथ 10 है तो ब्रेथ 8 है तो, जिसमें लेंथ आपका फिक्स है 13 सेंटीमीटर, और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू फिक्स है? अब यहाँ पे फिक्स है कि लेंथ की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। आप देखो, आपने यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिखा एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। अब आप यहाँ पे एरिया की जगह ए लिखोगे। लेंथ आपका फिक्स है 13, बट ब्रेथ आपका फिक्स नहीं है तो आप उसको बी ही रहने दो। ठीक है। ब्रेथ आपका फिक्स नहीं है तो आप उसको बी ही रहने दोगे। तो नाउ आपका एरिया हो गया, देयरफॉर लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर पैटर्न फॉर एरिया इज ए इज इक्वल टू 13 बी। ठीक है। एरिया का लीनियर पैटर्न क्या बन गया? ए इज इक्वल टू 13 बी, क्योंकि 13 इज द फिक्स लेंथ, बट बी हमारा वेरिएट कर रहा है तो हमने बी को वेरिएबल के रूप में रखा है। अब जो भी आपका बी है आप उसमें पुट करिए, आपको एरिया मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने लीनियर पैटर्न जनरेट किया। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आपको मजा आ रहा है। सेशन में हमारे साथ बने रहिए और प्लीज इस एक्सरसाइज को लास्ट तक समझिएगा, ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। रेक्टेंगुलर बॉक्स हमेशा 3D शेप में होता है, उसकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। अब यहाँ पे हमारे पास तीनों डायमेंशन हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, और हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा बड़ा टेबल बनाऊंगी, एंड लेंथ, फर्स्ट उसमें लेंथ, ठीक है, सेकेंड उसमें ब्रेथ, थर्ड उसमें हाइट। ठीक है। इस तरीके से मैंने अपनी टेबल कंप्लीट करी है। लेंथ ब्रेथ हाइट एंड दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन, एंड द वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है। ओके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मुझे लेंथ निकालना है, ब्रेथ, हाइट, एंड इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? वॉल्यूम। अब मेरे क्वेश्चन में लेंथ दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर फिक्स है लेंथ, 7 सेंटीमीटर फिक्स है। ब्रेथ 11 सेंटीमीटर फिक्स है, 11 सेंटीमीटर फिक्स है। हाइट वेरी कर रहा है, इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपका लेंथ ब्रेथ फिक्स है, हाइट आपका वेरिएट कर रहा है। अब आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है। तो अब आप ध्यान से समझिएगा कैसे मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगी। तो फर्स्ट सिनारियो में आपकी लेंथ 7 है, ब्रेथ 11 है, हाइट 5 है। तो आप जब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट को सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वॉल्यूम की वैल्यू आएगी दैट विल बी 385 सेंटीमीटर क्यूब। 3 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। सेकेंड सिनारियो में हमारी आएगी 693 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 7 इंटू 11 इंटू 9, द आंसर विल बी 693 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर थर्ड सिनारियो की बात करते हैं, थर्ड सिनारियो थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, 13 इंटू 11 इंटू 7, तो इट विल बी 1001 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो इस तरीके से आपने वॉल्यूम कैलकुलेट किया। अब आपसे पूछा है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो वॉल्यूम को मैं वी लिख देती हूँ। लेंथ की वैल्यू मुझे 7 पता है, ब्रेथ की वैल्यू 11 पता है, बट हाइट की वैल्यू नहीं पता है तो मैं उसको एच लिखूंगी। ठीक है। सो वॉल्यूम विल बी 77 एच। ये मेरे वॉल्यूम का लीनियर पैटर्न आएगा।
ठीक है। तो वॉल्यूम का लीनियर पैटर्न लिखने के लिए आपने क्या किया, लेंथ को ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स थी, बट हाइट की वैल्यू चेंज हो रही थी, तो हाइट की जगह आपने एच पुट कर दिया। ठीक है। ओके, तो आई होप आपको भी क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे इस बुक का ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी एक्सरसाइज 2.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको समझते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता ने एक बुक पढ़नी स्टार्ट करी जिसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 500। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हर दिन वो 20 पेजेस पढ़ रही। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। यानी इनिशियली सरिता के पास जो उसने बुक उठाई उसमें नंबर ऑफ पेजेस 500 थे, बट जब उसने बुक पढ़ना स्टार्ट किया तो उसने हर दिन 20 पेजेस बुक के खत्म करे, एवरी डे। एवरी डे सरिता रीड्स 20 पेजेस, यानी हर दिन वो 20 पेजेस पढ़ रही है। आप बताओ कि कितने पेजेस बचे हैं। तो सबसे पहले तो हम टेबल बनाते हैं। ठीक है। एंड उसका आपको लीनियर पैटर्न भी बताना है। ठीक है। ओके, ध्यान से समझिएगा। अभी हम नंबर ऑफ डेज की बात करते हैं, नंबर ऑफ डेज। तो अगर आप बात करो इनिशियली एंड नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ डेज की बात करूं तो इनिशियली यानी जीरो, इनिशियली यानी 0 डेज की अगर मैं बात करूं तो पूरे के पूरे 500 पेजेस बचे। बट जब सरिता ने पहले दिन, वन डे, जब एक दिन बीता, तो सरिता ने 20 पेजेस पढ़ लिए। अब कितने पेजेस बचे हैं, 500 - 20, यानी 480 पेजेस अभी भी बचे हैं। 2 दिन बीते, 2 दिन में सरिता ने 20 यानी 40 पेजेस पढ़ लिए। 500 इनिशियली था, 2 दिन में सरिता ने 40 पेजेस पढ़े, अब कितने बचे हैं, 460 पेजेस बचे हैं। 3 दिन में सरिता ने 20 - 20 - 20 यानी 60 पेजेस पढ़ लिए। तो 500 - 60 यानी कि 440 पेजेस बचे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सरिता ने 15 डेज में कितने पेजेस पढ़ लिए, 15 पेज दिन पढ़ने के बाद सरिता के पास कितने पेजेस बचे हैं, तो आप देखो 500 इनिशियली था, 15 डेज तक सरिता ने 20 पेजेस पढ़े हैं, यानी 15 × 20 × 20। हर दिन वो 20 पेजेस पढ़ रही है और 15 डेज तक वो 20 पेजेस पढ़ रही है, यानी 500 - 300, यानी 15 डेज बाद भी सरिता के 200 पेजेस बचे हैं। तो आप लिखोगे, आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 days, number of pages left is 200। ठीक है। अब आपसे पूछा है एक्सप्रेस दिस एज द लीनियर पैटर्न, मतलब अब आपको यहाँ पे एन एन यूज करके बताना है कि एन डेज में सरिता ने कितने पेजेस, एन डेज के बाद सरिता के पास कितने पेजेस बच रहे हैं। तो आप देखो जनरल पैटर्न अगर मुझे इसका लिखना है तो इनिशियली 500 पेज था, एन दिन तक, यानी एवरी डे वो 20 पेजेस पढ़ रही है, तो एन दिन तक कितने पेजेस बचेंगे, 20 × एन। ठीक है। एन दिन तक वो 20 पेजेस पढ़ लेगी, तो एन 20 × एन इज द टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो सरिता ने पढ़े हैं। 500 टोटल था, उसमें से वो माइनस कर दो, तो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट इज 500 - 20 एन। तो आप नेक्स्ट जो आंसर दिखोगे, लीनियर एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट इज 500 - 20 एन। ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस तरीके से हम एक्सरसाइज 2.3 को भी सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई क्वेश्चन अगर नहीं क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने में जरूर हेल्प करूंगी। और आप इस वीडियो को जरूर से जरूर ध्यान से सुनिएगा, अगर एक बार नहीं आया तो प्लीज दूसरी बार भी समझिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट इजी लगेगा, समझ में आ जाएगा, एंड आई प्रॉमिस यू दैट। ठीक है। ओके, अगर आपको समझ में आया हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपकी हेल्प और लोगों को भी हेल्प पहुंचा सके। ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।